नमस्कार। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं शब्द रचना के। ये जो हम आज एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें पटवारी, एचपी पुलिस, एसएससी, जीडी, टैट तथा ऑल अदर एग्ज़ाम में ये पहले से ही आ चुके हैं। आज हम इनके बारे में ओवरव्यू जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के शब्द रचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग हम आज 30 अराउंड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द होता है। तो सबसे पहले अविकारी शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ या अपना जो रूप है परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन अविकारी शब्दों को हम अवयव भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इन अविकारी शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं। इनके कितने भेद बताए थे, 4 भेद होते हैं। पहला नंबर पर बताया था मैंने क्रिया विशेषण, नंबर 2 पे संबंधवाची आपका अवयव ये बताया थे अविकारी शब्द होते हैं। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था समुच्चयवाची अविकारी शब्द होते हैं। नंबर 4 पे मैंने बताया था आपको विस्मयादिबोधक वाचक अविकारी शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। अगला हमारे पास प्रश्न है कि अविकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो इनके कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कितने होते हैं, 4। तो ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला प्रश्न हमारे पास सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सार्थक शब्दों के बारे में हमें पूछा गया है कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हमने सबसे पहले शब्द पढ़ा था, शब्द के आगे हमने 2 भेद पढ़े थे। एक हमने सार्थक पढ़ा था, एक हमने निरर्थक पढ़ा था। निरर्थक शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्दों के आगे हमने भेद पढ़े थे, इनके कितने 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पे हमने रचना के आधार पर पढ़ा था। नंबर 2 पे हमने जन्म या फिर उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। नंबर 3 पे हमने इसका अर्थ के आधार पर पढ़ा था और नंबर 4 पे हमने प्रयोग के आधार पर पढ़े थे। तो इस प्रकार से सार्थक शब्दों के कितने भेद हो गए, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी शब्द रचना है वहाँ से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। तो इसमें से आपको विकारी शब्द बताना है कि विकारी शब्द कौन सा। विकारी शब्द क्या होते हैं, कैसे शब्द होते हैं जो प्रयोग के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द बोलते हैं। इनके भी मैंने 4 भेद बताए थे आपको। एक बताया था मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। ये मैंने आपको 4 बताए थे। इन चारों को ही हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। अब देखिए इन ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा यहाँ पे विकारी शब्द है। देखिए परंतु ना तो आपका संज्ञा होती है, ना ही आपकी सर्वनाम है, ना ही क्रिया है, ना ही विशेषण है। इसी प्रकार से यथा भी आपका ना तो क्रिया है, ना ही संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होता है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास क्या है, लड़का। लड़का आपका क्या है, संज्ञा है और संज्ञा ही हमारे पास क्या है, विकारी शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब मुझे आपने बताना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 ही प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर। लास्ट भेद था शब्द सार्थक शब्दों का। तो प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था विकारी शब्द और नंबर 2 पे हमने पढ़ा था अविकारी शब्द। तो इनके कितने भेद हुए, 2 भेद होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास पुस्तकालय शब्द है। अब देखिए रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे रूढ़ शब्द पढ़े थे। नंबर 2 पे हमने पढ़े थे यौगिक एंड नंबर 3 पे हमने पढ़े थे योग रूढ़। अब देखिए पुस्तकालय शब्द पूछा गया है तो ये आपका आता है यौगिक शब्द में। यौगिक शब्द में ऐसे 2 सार्थक शब्द रहते हैं जिनका क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, 2 सार्थक खंडों में विभक्त हो जाते हैं, उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। अब देखिए पुस्तक, धन, आलय। तो ये देखिए शब्द आपका क्या है, 2 सार्थक खंडों में विभक्त हो गया, इसलिए ये शब्द कौन सा हुआ आपका, यौगिक। और जो शब्द 2 सार्थक खंडों में विभक्त ना हो तो वो कौन सा होता है, रूढ़ शब्द होता है। कोई तीसरा अर्थ दे दे उसे हम योग रूढ़ बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। फिर से हमें विकारी शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पे आपका पहला ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हाथी। यहाँ पे क्या है, संज्ञा है और संज्ञा को ही विकारी शब्द कहते हैं।
अगला प्रश्न है सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड यानी कि जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त कर दिया जाए, सार्थक खंडों में विभक्त कर दिया जाए उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला प्रश्न है श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो देखिए यहाँ पे इस वाक्य में आपसे पूछा गया है कि बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए बाहर जब भी हमें किसी, देखिए बाहर पूछा गया है, ये संज्ञा नहीं है आपकी, डायरेक्ट पता चलता है। बाहर आपका विशेषण भी नहीं है, अवयव। अब देखिए अवयव हो सकता है या फिर क्रिया विशेषण। अब अवयव को ही अविकारी बोलते हैं और क्रिया विशेषण का ही भेद है अविकारी। अब देखिए या तो अवयव होगा या तो क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए क्या होगा ये। अब देखिए जब भी हम किसी क्रिया से कोई क्वेश्चन करते हैं, कैसे, कहाँ, कब, जब इनसे क्वेश्चन करते हैं क्रिया से तो हमारे पास आंसर आता है क्रिया विशेषण का। ये मैंने पीछे बताया है आपको अपने लेक्चर के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाके आप प्ले लिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब देखो, देखो कहाँ देखो? बाहर देखो। तो ये बाहर, या फिर अंदर, कहाँ देखो? अंदर देखो, बाहर देखो, ठीक है, या गली के सामने देखो। ये सारे शब्द जो रहेंगे आपकी क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, यानी कि क्रिया विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास वाह वाह ऐसे ही खेलते रहो, इस वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो शब्द आए हैं वाह वाह क्या होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे चिन्ह देख सकते हैं आप, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका? विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, यानी कि जो प्रयोग के आधार पर चेंज ना हो। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पे बूंद बूंद बताना है आपने कि क्या है। अब देखिए आपके पास क्रिया है टपकना, टपक यानी कि टपकना क्रिया है। तो ये कैसे क्रिया हो रही है? तो यानी कि ये जो पानी है, नल है, कैसे टपक रहा है? तो वो बूंद बूंद टपक रहा है। तो कैसे से आंसर आ रहा है? किससे क्वेश्चन किया हमने? क्रिया से क्वेश्चन किया। तो ये आंसर क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अब देखिए या तो आपको उत्पत्ति पूछा जाएगा या तो आपको जन्म पूछा जाता है कि जन्म के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? इनके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास तत्सम, नंबर 2 पे आता है हमारे पास तद्भव, नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास देशी शब्द, नंबर 4 पे आते हैं हमारे पास विदेशी, और नंबर 5 पे आते हैं हमारे पास संकर शब्द। इस प्रकार से हमारे पास कितने उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। आपका आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है संस्कृत के ऐसे शब्द जैसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के समान ऐसे कोई भी शब्द जो हिंदी में आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द यानी कि जिनका अभी रूप परिवर्तित हो गया है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। विदेशी जो बाहरी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। देशज यानी कि जो किसी क्षेत्र की भाषाओं में ही सिमट के रह जाते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारे पास? सी। अगला प्रश्न है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। यानी कि योग रूढ़ बताना है कोई तीसरा अर्थ देने वाला, तीसरा अर्थ देने वाला, कुशल नहीं है। अब देखिए पवित्र भी नहीं है, विनिमय नहीं है, जलज। अब जलज क्या है? कोई तीसरा अर्थ देता है। अब ये जलज जो है ना पर्यायवाची भी है। मैंने आपको बताया था योग रूढ़ में जिनके पर्यायवाची संभव हो उन्हें कहते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था, शिव के पढ़े थे, तो शिव जी को हम बोलते हैं नीलकंठ बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं, चंद्रमौली बोलते हैं। ये सारे शिव के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो शिव के लिए ये वाले, अगर नीलकंठ पूछा जाएगा किसे बोला जाता है? शिव को बोला जाता है। वैसे ही जलज किसे बोला जाता है? तो जलज बोला जाता है कमल को। तो ये कमल का पर्यायवाची है। किसको इंडिकेट करेगा? कमल को करता है। इसी प्रकार से अगर आपको पंकज पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो पंकज रूढ़ शब्द नहीं होगा, भले इसके विभाजन नहीं होता है, किंतु ये क्या है? कोई तीसरा अर्थ देता है, तो रूढ़ शब्द नहीं होगा, योग रूढ़ होता है पंकज भी।
तो पंकज भी किसे बोला जाता है, जलज को ही बोला जाता है। एक और शब्द याद रखिएगा, नीरज, तो नीरज भी आप कमल को ही बोलते हैं। इसी प्रकार से अरविंद बोला जाए, अरविंद भी कमल को ही बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर, तो पुष्कर भी क्या है आपका यहाँ पे योगरूढ़ शब्द रहेगा। ये सारे कमल के ही पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। अब आपने बताना है कि रूढ़ शब्द क्या है। अब देखिए पंकज तो आपका योगरूढ़ है, ये नहीं आएगा। मलयज आपका यौगिक है। जलज अभी हमने पढ़ा, ये क्या है आपका योगरूढ़ है। तो बचा हमारे पास रूढ़ शब्द कौन सा, वैभव। इसके आप विभाजन नहीं होता, ना ही इसका कोई पर्यायवाची है। तो ये ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, परीक्षा। अब देखिए परीक्षा में शब्द याद करने के लिए होते हैं, एक ट्रिक है आप यहाँ पे, क्ष वर्ण से हम इंडिकेट करते हैं कि ये आपका कौन सा शब्द होगा, तत्सम। जहाँ जहाँ जिस भी शब्द के अंदर अगर क्ष आया होगा वो कौन सा शब्द होता है, हमारे पास तत्सम शब्द होता है। अगर इसको तद्भव रूप में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम ख या फिर हम छ में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका परीक्षा का अगर तद्भव रूप पूछा जाता है कई बार, तो इसका हो जाएगा आपका इस प्रकार से, परीक्षा इस प्रकार से बन जाएगा आपका इसका। जैसे यहाँ पे परीक्षा आपका कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो यानी कि यहाँ पे बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। तो देखिए प्रार्थना आपका तत्सम शब्द है, अग्नि आपका तत्सम शब्द है, खेत आपका तद्भव शब्द है, जबकि लोटा आपका क्या है, देशी शब्द होता है, लोटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। अब यौगिक है यानी कि विभाजन होना चाहिए, इसका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए इसका भी विभाजन नहीं होगा, इसका भी विभाजन नहीं होता, तो किसका होता है, विद्यालय का होता है। क्या होता है, विद्याधन आलेय, इस प्रकार से। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा आपका बी। अगला प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। योगरूढ़ बताना है आपने कि कौन सा है, यानी कि कोई तीसरा अर्थ देता हो। घुड़सवार आपका यौगिक शब्द है, नाक आपका रूढ़ शब्द है, पीला आपका रूढ़ शब्द है, लंबोदर यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा लंबोदर, गणेश जी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील किस भाषा का शब्द है, ये विदेशी शब्द है। वकील कौन सा शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। और कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, चाय किस भाषा का शब्द हुआ, चीनी भाषा का शब्द हुआ। अगला प्रश्न है, शंकर किस भाषा का शब्द है, या शंकर शब्द का अर्थ क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो दो भाषाओं के शब्द जब भी आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, शंकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा रेलगाड़ी। अब देखिए रेलगाड़ी में रेल क्या है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल, जबकि गाड़ी आपका देसी भाषा का शब्द है। तो जब भी ये दोनों आपस में मिले तो कौन सा शब्द बनाया, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी क्या है आपका, शंकर। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है। अब देखो वही शब्द पूछ लिया गया कि रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द कौन सा है आपका, शंकर शब्द है। अगला प्रश्न है, अपील शब्द है। अपील बताना है आपने कि अपील किस भाषा का शब्द है। तो यानी कि अपील विदेशी भाषा का शब्द होता है, तो देशी तो होगा नहीं, विदेशी भाषा का शब्द है, बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द है। लोटा देशी भाषा का शब्द है, पीछे भी रिपीट हुआ है, अभी आया था। तो लोटा किस भाषा का शब्द है, देशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा के शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने ये सारे आपको करवा दिए हैं पीछे। तो तुर्की भाषा का शब्द होता है कैंची। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कैंची किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। इनके कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताए थे। पहले हमने पढ़ा था इसका एकार्थी शब्द, यानी कि जिनके एक अर्थ होते हैं। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था अनेकार्थी शब्द।
नंबर 3 पे हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द। नंबर 4 पे हमने पढ़ा था इसके विलोम शब्द। नंबर 5 पे पढ़ा था समोच्चारित, यानी कि जिनका उच्चारण एक जैसा होता हो उन्हें हम समोच्चारित बोलते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। तो यहाँ पे राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला है हमारे पास रूढ़ शब्द, नंबर 2 पे यौगिक, नंबर 3 पे आता है हमारे पास योग रूढ़। इस प्रकार से हमारे पास कितने आते हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के रहते हैं? 3 प्रकार के रहते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारे पास, किस शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसा कौन सा जिसके सार्थक खंडों में विभक्त नहीं होता है, तो वो कौन सा है? हमारे पास रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जाता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने ये वाले आपको PDF नोट्स चाहिए तो हम